Okay, so the topic is standing wave or stationary waves. Stationary waves, or we can say that it is standing wave as well. So two names for one type of wave. अच्छा बेटा, इसके बाद आई नीड योर अटेंशन, ठीक है? आप बिल्कुल फोकस हो के आपने सुनना है, जहाँ नहीं समझ आएगी वहाँ पे आप डिस्कस करेंगे. तो ये मैंने इसमें 11 इसके पॉइंट्स लिखे हैं जो हमने डिस्कस करने हैं. द फर्स्ट वन इज़ ऑफ कोर्स द इंट्रोडक्शन. तो स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं बेटा? स्टेशनरी वेव्स जो हैं और स्टैंडिंग वेव्स, ये बेसिकली ऐसी वेव्स होती हैं, इनका नाम ऐसे क्यों रखा गया? बिकॉज दीज वेव्स आर सीम टू बी एट रेस्ट. द वेव्स आर नॉट सीम टू बी मूविंग फॉरवर्ड. तो हालांकि वो वेव्स मूव कर रही होती हैं, लेकिन हमें नहीं नज़र आ रहा होता कि ये मूव कर रही हैं या नहीं. तो दैट्स वाई वी से कि ये स्टैंडिंग वेव्स हैं. उनके इस फीचर, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हम उसको स्टैंडिंग वेव जो है वो कह देते हैं. ठीक है, अच्छा. अच्छा, एक बिफोर वी स्टार्ट, आप अगर इसको स्टैंडिंग वेव की एक वीडियो दिखा दूं ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि स्टैंडिंग वेव जो है वो बनती कैसे है. मे बी ये अच्छा, ये देखो, ये एक सिंगल रोप है और सिंगल रोप में देखो वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है ना आपको, सिर्फ आपने सिर्फ वेव. अच्छा, ये देखो, ये अब वेव बन रही है. अब ये स्टैंडिंग वेव क्यों है? इसको स्टैंडिंग वेव क्यों कह रहे हैं? बस खाली आपने वेव फॉर्म देखनी है, बस बाकी जो है वो तो हम ज़ाहिर भी पढ़ेंगे ना कि है क्या. आप खाली ये देखो, ये स्टैंडिंग वेव है. अब क्या इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? 3 लूप्स नज़र आ रहे हैं. अभी कितने लूप्स हैं? 3 लूप्स हैं. अब ये बीच में ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक ही, अब आपको 2 स्ट्रिंग नज़र आ रही है ना. पीछे से वीडियो कर लेता वो ज़्यादा अच्छा नहीं था. ये भी जो है वो बजाय स्ट्रिंग दिखानी है भाई. अच्छा देखो, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स है ना, लेकिन असल में एक ही स्ट्रिंग है. ये एक ही स्ट्रिंग है जो मूव कर रही है, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स है. देखो, ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन इतना हाई स्पीड पे मूव कर रही है, राइट, कि जब ये स्ट्रिंग ऊपर जाती है और फिर नीचे, ऊपर जाती है रुकती है तो आपको वो नज़र आता है, फिर नीचे जाती है रुकती है तो आपको स्ट्रिंग नज़र आ रही होती है. ठीक है, तो ये जो बीच में स्ट्रिंग हाई स्पीड पे मूव कर रही है तो हमें उसका शेडो सा बीच में नज़र आ रहा है. तो ये जो शेडो सा है ये असल में क्या है? सेम स्ट्रिंग वेरी हाई स्पीड पे ऊपर जा रही है. और ऊपर ज़्यादा ये डार्क क्यों है, वाइट? क्योंकि यहाँ आके स्ट्रिंग रुकती है, जब रुकती है तो हमें नज़र आती है, फिर फ़ौरन नीचे जाती है और नीचे रुकती है तो नज़र आती है. और एक ही स्ट्रिंग इतना हाई स्पीड. अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लूप्स बने हुए हैं. इसको हार्मोनिक भी कहते हैं. सबसे पहले एक लूप बनता है. ओके, दैट्स इनफ. ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक देखना था कि भाई स्टैंडिंग वेव होती क्या है. मतलब आपको पहले पता, अब आपके माइंड में आ गया ना कि ये स्टैंडिंग वेव होती है. अब हम इसकी बाकी चीज़ों को देखते हैं. अच्छा बेटा, तो सबसे पहले जो है वो स्टैंडिंग वेव क्या होती है बेटा? स्टैंडिंग वेव जो है, दिस इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय, लेट्स से इट इज फॉर्म्ड इन ऑल द वेव्स कैन बी स्टैंडिंग वेव्स. लेट्स से एक रोप है, रोप को आप मूव करा रहे हो तो वो रोप के अंदर जो वेव होती है वो ट्रांसफर वेव होती है, राइट? उसको हम कहते हैं ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वेव.
सेकेंडली, इफ आई एम टॉकिंग, आई एम प्रोड्यूसिंग साउंड वेव, तो ये जो साउंड वेव है ये भी प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? जो एनर्जी ट्रांसफर करती है। ऑल द वेव्स आर प्रोग्रेसिव वेव्स। लाइट जो है ये भी प्रोग्रेसिव वेव है, हीट भी प्रोग्रेसिव वेव है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, लाइक ऑल द वेव्स आर प्रोग्रेसिव वेव्स बिकॉज ऑल द वेव्स आर मेंट टू ट्रांसफरिंग एनर्जी। लेकिन अब इन्हीं प्रोग्रेसिव वेव से हम क्या करते हैं? स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। कैसे? अगर मैंने अपनी साउंड की स्टैंडिंग वेव बनानी है तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी साउंड आगे जा रही है और आगे इस वॉल को हिट करेगी और हिट करके रिफ्लेक्ट बैक होएगी। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होएगी और अभी मैं आई एम जस्ट कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग, कॉन्टिन्यूसली, तो मेरी साउंड जा भी रही है, वो इंसिडेंट है, और उधर से हिट करके वापस भी आ रही है, वो रिफ्लेक्टेड है। तो जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव आपस में इंटरैक्ट करेंगी तो इंटरैक्ट करने के बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे बनेंगे कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स बनेंगे जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा मीडियम का। जिस तरह आपने वो लूप्स देखे, तो लूप्स इस तरह बन रहे थे ना, ये लेट्स से इस तरह का लूप ऐसे बन रहा था, ये इस तरह। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इनको नोड्स बोलते हैं, नोड्स। और बीच में ये वाले जो पॉइंट्स जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसको एंटी नोड बोलते हैं। तो ये जो है ये एक स्टैंडिंग वेव बन जाती है। तो देखो, स्टेशनरी वेव्स आर स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म बाय इंटरेक्शन और सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इन द सेम मीडियम। द टू इंटरैक्टिंग वेव्स आर कोहेरेंट एंड हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री फॉर ईच अदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बेटा कि देखो, अगर लेट्स से आपके पास एक रोप है, ठीक है, यहां पे आपने ये समझ लो एक रोप आपने पकड़ी हुई है, इधर से इस रोप को आप ऊपर नीचे मूव कराते हो, राइट? तो क्या होता है कि ये रोप जो है इसके अंदर एक ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वेव जो है वो बनती है और वो यूं जाके हिट करती है। जब ये रोप वेव जाके इस सॉलिड सरफेस को हिट करेगी तो यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, और रिफ्लेक्ट बैक होगी 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट बैक होएगी और इसी तरह ये यहां से वापस आएगी और इंसिडेंट वेव के साथ कंसाइड करेगी। तो रिफ्लेक्टेड वेव वापस आ रही है, इंसिडेंट वेव जो है वो टुवर्ड्स बैरियर जा रही है। तो व्हेन बोथ ऑफ दीज वेव्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, देन अ स्टैंडिंग वेव इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। तो ये जो लूप्स वाली वेव बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो स्टैंडिंग वेव कहते क्यों है? क्योंकि हमें नजर ऐसे आता है कि यार ये वेव तो मूव ही नहीं कर रही। जैसे आपने वो वीडियो में देखा कि वो जो लूप्स बन रहे थे उसमें ये लग रहा था कि ये वेव आगे मूव नहीं कर रही, राइट? सिर्फ उसके फिजिकल फीचर की वजह से उसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। अच्छा, स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है? टू प्रोग्रेसिव वेव्स चाहिए होती हैं। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती हैं? कोई भी वेव्स, रोप के अंदर वेव्स, वाटर के अंदर वेव, साउंड वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब क्या है? प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन क्या है? हाउ वी डिफाइन प्रोग्रेसिव वेव? अ वेव दैट ट्रांसफर्स एनर्जी। नहीं पता तो लिख लें, प्रोग्रेसिव वेव क्या है? अ वेव, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? अ वेव दैट ट्रांसफर्स एनर्जी ऑल अक्रॉस द मीडियम। तो एट द मोमेंट माई साउंड इज प्रोग्रेसिव वेव, चूंकि ये पूरे मीडियम के अंदर फ्लो कर रही है और एनर्जी भेज रही है। एट द मोमेंट ये जो लाइट आ रही है ऊपर से, ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव वेव है, क्योंकि ये लाइट आके पूरे मीडियम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो प्रोग्रेसिव वेव्स आर द वन विच ट्रांसफर एनर्जी थ्रू आउट द मीडियम। बेटा ये लिखना भी है, खाली सुनने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन सब लोग लिख लो। नेक्स्ट, सर आपने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो जाता है, सर उसके मतलब? अभी सब्र करो ना, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे वो सारे पॉइंट्स आगे आने हैं। वो उसका मतलब ये है कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, खत्म हो गया डिस्प्लेसमेंट, वहाँ है ही नहीं, पार्टिकल वो मूव नहीं कर रहा, राइट? डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब है पार्टिकल वो मूव नहीं कर रहा, राइट? अभी फिलहाल होल्ड ऑन ओवर हियर, अभी शुरू किया है यार, अभी आगे ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये मैंने बतानी है सारी चीजें, ठीक है? डेफिनेशन प्रोग्रेसिव वेव की बताई है, पहले भी लिखी हुई है यार। द वेव विच ट्रांसफर्स एनर्जी थ्रू आउट द मीडियम। ओके, सो स्टेशनरी वेव्स कैसे बनती है बेटा? टू प्रोग्रेसिव वेव्स चाहिए होती हैं, राइट? दे मस्ट बी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, opposite direction towards each other, opposite, same direction में नहीं, opposite, towards each other, they must be traveling towards each other or opposite. Third thing, both the waves must be coherent. coherent हमने कल लिखी थी डेफिनेशन। coherent waves क्या होती हैं ईसा? coherent waves क्या होती हैं? आपको रोज नींद आई होती है, हर टाइम आंखें बंद हो रही होती हैं आपकी, ये
कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, लिखो द वेव्स हैविंग जो चीज आपको नहीं आप बता पा रहे आपने लिखनी है, बस सिंपल रूल. कोहेरेंट वेव्स, द वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस between them, right, are called coherent waves. अच्छा, again two progressive waves traveling in opposite direction और coherent, और last thing क्या है? phase difference 180 डिग्री होना चाहिए. इसका क्या मतलब है? phase difference 180 क्या होता है? कल ही हमने ये एक्सरसाइज की थी phase difference की, कि देखो बेटा ये क्रेस्ट इसको हिट कर रहा है वॉल को, लेकिन वापस क्या आ रहा है इब्राहिम? वापस क्या आ रहा है? वॉल को हिट कर रहा है क्रेस्ट, वापस क्या आ रहा है? ट्रव. तो क्रेस्ट और ट्रव में फेज डिफरेंस कितना होता है? क्रेस्ट और ट्रव में फेज डिफरेंस कितना होता है? कल आप थे क्लास में? अच्छा, फिर आपको नहीं पता. 180. क्रेस्ट और ट्रव में 180 होता है. अब आप लिख लो फेज डिफरेंस आपने पढ़ना है, क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं आता होगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा. तो बेटा क्रेस्ट और ट्रव में फेज डिफरेंस कितना होता है? 180. ओके, आप बेटा ये इसकी डेफिनेशन लिख लो स्टेशनरी वेव्स की. द इंटरेक्शन process of two coherent progressive waves traveling in opposite direction with a phase difference of 180 degree is known as standing waves. वही डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन पे जस्ट कीप एन आई ऑन डेफिनेशन. द इंटरेक्शन प्रोसेस ऑफ टू कोहेरेंट इज द फर्स्ट थिंग. कोहेरेंट progressive waves traveling in opposite direction with a phase difference of 180 degree is called standing waves. अच्छा, अब कंडीशंस टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव. स्टैंडिंग वेव बनती कैसे हैं? मतलब ये जो लूप्स हैं, स्टैंडिंग वेव बेसिकली लूप्स की फॉर्म में होंगी, ये याद रखना है. और लूप क्या है? व्हाट इज लूप? लूप ये वाली चीज़ है बेटा, ये जो एक चीज़ है इसको लूप कहते हैं. ये वन लूप, और उसके बाद अगर हम आगे चल के देखें तो ये आपका सेकेंड लूप. इसी तरह अगर हम और देखें इसको तो ये आपके पास थर्ड लूप है, और फिर इसी तरह ये आपके पास फोर्थ लूप है. और ये जो लास्ट वाला है ये कितना लूप है? लास्ट वाला ये हाफ लूप. ये हाफ लूप है आपके पास. तो इसका मतलब है बेटा इस स्टैंडिंग वेव जो मैंने बनाई है उसमें कितने लूप्स हैं? 4.5 लूप्स हैं. जिस तरह ट्रांसफर वेव में आप क्रेस्ट ट्रफ कहते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन रेयरफैक्शन कहते हो, तो स्टैंडिंग वेव में हम क्या कहेंगे? लूप्स, राइट. ओके, तो कंडीशंस क्या है बेटा? फर्स्ट कंडीशन इज दैट टू वेव्स मस्ट बी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर ये कंडीशन पूरी होएगी तो तब जो है वो स्टैंडिंग वेव बनेगी. सेकेंड, बोथ वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट. अगेन बोथ वेव्स कोहेरेंट होंगी तो स्टैंडिंग वेव बनेगी, अदरवाइज नहीं. बोथ वेव्स मस्ट हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री. तो फेज डिफरेंस दोनों में 180 डिग्री, वही डेफिनेशन से ही कंडीशंस निकाली हैं. उसके बाद बोथ वेव्स मस्ट मीट एट अ पॉइंट. मतलब ये भी होना चाहिए कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आए तो वो पास ना कर जाएं, वो इंटरैक्ट करें आपस में, वो मीट करें, इंटरैक्ट करें, देन स्टैंडिंग वेव इज गोइंग टू बी फॉर्म. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज पार्ट्स ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स. सो एज एवरी वेव इज हैविंग पार्ट्स, जिस तरह ट्रांसफर वेव की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर वेव के जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं बेटा? क्रेस्ट और ट्रव, क्रेस्ट ट्रव, क्रेस्ट ट्रव, क्रेस्ट. और लॉन्गिट्यूडनल वेव के पार्ट्स क्या होते हैं? क्यों भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव के पार्ट्स क्या होते हैं? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. लॉन्गिट्यूडनल वेव नॉर्मली एयर साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो एयर में होती है, तो एयर के लिए, एयर एटम्स के लिए ये लाइंस बनाते हैं. चूंकि एयर एटम बनाना मुश्किल होता है इसलिए एक एटम की जगह पूरी लाइन बना देते हैं. तो दीज लाइंस रिप्रेजेंट एयर पार्टिकल्स. तो ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन है और कंप्रेशन है. तो बेटा जिस तरह एवरी वेव आर हैविंग पार्ट्स, तो इसी तरह स्टैंडिंग वेव्स के भी पार्ट्स होंगे. फिर तो स्टैंडिंग वेव के जो पार्ट्स होते हैं ना, दे आर टू. वन इज नोड एंड सेकेंड इज एंटी नोड. अच्छा, नोड एंड एंटी नोड. अब नोड एंड एंटी नोड क्या होते हैं? दीज आर वेरी सिंपल थिंग. नोड्स जो होते हैं, दीज आर द पॉइंट्स वेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो. मतलब ये वाला जहां पे दोनों वेव्स आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम नोड्स कहते हैं. ईसा, इसको हम कहते हैं नोड्स. दिस इज नोड. एन से लिखते हैं हम. ये जो डॉट है मैंने इसकी जगह एन लिखना है. तो बेटा जो फिक्स्ड एंड होता है ना उस पर हमेशा नोड होता है. जहां से रोप को टाई किया होता है
वो हमेशा नोड होता है। यहाँ जहाँ रोप बंधी हुई है ना, इट्स ऑलवेज अ नोड, और जो सोर्स जहाँ पे होता है वहाँ पे ऑलवेज एंटी नोड होता है, राइट? अच्छा जी, तो नोड्स हो गए पॉइंट्स वेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, एंड एंटी नोड्स आर द पॉइंट्स और द पार्टिकल्स वेयर दे हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इसमें एंटी नोड कहाँ पे होगा? मिडल में। टू नोड्स के मिडल में एंटी नोड होता है जहां पे ये देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो बिटवीन टू नोड्स इज अ एंटी नोड, एंड एंटी नोड इज अ पॉइंट where particle of medium is having maximum amplitude, or node is the point where particle of the medium is not moving at all, its amplitude displacement is zero, right? These are the two definitions. Okay, so nodes are points of zero displacement where the wave appears to be still. Antinodes on the other hand are points of maximum displacement where the wave oscillates with the greatest amplitude, right? So abhi tak we have just gone through what is stationary wave, a wave that is formed due to interaction of two progressive waves traveling in opposite direction in a medium having a phase difference of 180 degree, and both the waves must be coherent as well. फिर वेव्स की फॉर्म कैसे होती है? लूप्स की फॉर्म में बनती हैं, और उसमें उस वेव्स के पार्ट्स क्या होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। एक नोड होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है, वो मीन लाइन के ऊपर आ रहा होता है जहाँ पे दोनों वेव्स क्रॉस कर रही होती हैं, और एक एंटी नोड होता है जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और एंटी नोड हमेशा टू नोड्स के एग्जैक्टली मिडल में होता है। वन लास्ट थिंग, इफ इट इज रोप, तो जहाँ से रोप फिक्स है वहाँ पे हमेशा नोड होगा। वहाँ पे क्या होगा? नोड। मतलब रोप जिस जगह बंधी हुई है, टाई अप की हुई है, उस जगह हमेशा क्या बनेगा? नोड। और अगर आई एम द सोर्स और मैंने रोप को पकड़ा हुआ है, तो सोर्स के ऊपर जो है वो हमेशा एंटी नोड होगा। सोर्स जिधर भी होगा वहां हमेशा एंटी नोड होएगा, वहां नोड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सोर्स ही तो उस वेव को जो है उसमें ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई सोर्स इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग, तो इसलिए वहां पे एंटी नोड हमेशा बनेगा। ये क्वेश्चन वो पूछता है, सोर्स पे एंटी नोड और फिक्स एंड पे हमेशा नोड। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सो फार, जितना हमने पढ़ा है? मुबशिर, इज दिस थिंग क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड टू द थिंग स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव। अच्छा, स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव का क्या मतलब है? वैसे जो बेटा स्पीड होती है, स्पीड का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम। एंड यू नो एवरी वेव इज हैविंग अ स्पीड, जिसको हम वेव स्पीड कहते हैं, और जिसको यूजली v इज इक्वल टू एफ लेमडा से हम निकालते हैं, या सम टाइम v इज इक्वल टू डी बाई टी से भी निकालते हैं। तो बेटा सिंपल स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव पर यूनिट टाइम, है ना? ऐसे ही होता है ना। स्टैंडिंग वेव हम कह रहे हैं इट अपीयर टू बी एट रेस्ट, हम कह रहे हैं यार ये तो मूव ही नहीं करती। अब अगर हम ये कहें कि इसकी स्पीड क्या है, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड इज के जीरो, कि भाई आपने तो कहा है ये स्टैंडिंग वेव है, इट इज नॉट मूविंग, तो इसका मतलब है कि फिर तो इसकी स्पीड जीरो होनी चाहिए, ऐसे ही है ना? लेकिन इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट। स्टैंडिंग वेव नेम इज गिवन बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल अपीयरेंस, कि हमें नजर आ रहा है कि यार ये रेस्ट पर है, लेकिन एक्चुअली वो रेस्ट पर नहीं है। द रोप इज वाइब्रेटिंग एट वेरी हाई स्पीड, ऊपर नीचे रोप बहुत हाई स्पीड से वाइब्रेट हो रही होती है, ठीक है? तो दैट्स वाई हमें वो रेस्ट पे नजर आ रही होती है। वाई? बिकॉज हमारी आई जो है इतना उसको जज नहीं कर पाती। जिस तरह लेट्स से अगर एक फैन यहाँ लगा और उसके नंबर ऑफ विंग्स जो है वो हम चेंज कर दें, वैसे 3 होते हैं लेकिन हम 5 कर दें, और मैं उसको चलाऊं और आपको ना पता हो कि इसमें इसके 5 विंग्स हैं, जब वो हाई स्पीड पे मूव करेगा तो क्या आप देख के बता सकते हो कि इसमें कितने विंग्स होंगे? क्यों भाई? नहीं बता सकते ना। क्यों नहीं बता सकते? व्हाट्स द रीजन? स्पीड तेज है। फिर हमारी लिमिटेशन है, हमारी आई की लिमिटेशन है, राइट? इवन आप कई कैमराज ऐसे होते हैं कि जिससे आप मूविंग ऑब्जेक्ट की पिक्चर बनाओ तो वो आपको थोड़ी ब्लर सी जो है वो फील होती है, लेकिन कुछ ऐसे कैमराज होते हैं जो कि स्टिल उसमें नजर आता है। तो जब उसमें कैमरा से आप पिक्चर लोगे तो आपको फिर नजर आएगा वो इसमें तो 5 विंग्स हैं, लेकिन नेकेड आई से हमें नहीं पता लगेगा कि इसमें 5 विंग्स हैं या नहीं, बिकॉज वी ह्यूमंस हैव सम लिमिटेशंस, हमारी आई की भी लिमिटेशन है, राइट? यही चीज स्टैंडिंग वेव पे लगाओ। अब स्टैंडिंग वेव रोप बहुत हाई स्पीड पे ऊपर नीचे मूव कर रही है,
लेकिन हमें वो इतनी हाई स्पीड पे मूव होते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है आई की, हमारी विजन की एक लिमिटेशन है। हमें सिर्फ नजर आ रही है जब हाईएस्ट पॉइंट पे रुकती है, जब बॉटम पॉइंट्स पे रुकती है, जब हाईएस्ट पे रुकती है, बॉटम पे रुकती है। इस तरह वो एक लूप नजर आता है, ऊपर वाली वायर और नीचे वाली रोप, वो एक लूप नजर आना शुरू हो जाता है हमें। ओके, तो स्टैंडिंग वेव की स्पीड का क्या मतलब है बेटा? स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज इंडीड द सेम एज स्पीड ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स दैट फॉर्म इट। अच्छा, ये इंडीड मैं यहां से हटा देता हूं इसको। एंटी नोड्स जो थे वो सोर्स होते हैं, राइट? और नोड्स, अब अभी आगे आना है, वेव फॉर्म आना है। नोड्स क्या है? नोड्स होते हैं स्टैटिक पॉइंट यार, स्टैटिक पॉइंट होता है जहां पे वो, ये ऊपर लिखा हुआ है नोड्स, पॉइंट्स वेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। स्टैटिक पॉइंट, मीडियम का वो पॉइंट जो मूव नहीं करता। फॉर एग्जांपल देखो, अब ये पूरी एक वेव है, इसमें महज जो है ये मूव ही नहीं करता। मैं इसको ये पेन पकड़ाता हूँ कि यार पीछे दो, वो उसको दे देगा, वो जब उसको देगा तो वो हिलेगा ही नहीं, वो कहेगा मैं नहीं हिलता भाई। जब वो नहीं हिलेगा तो ये अब पेन पीछे नहीं जा सकता, राइट? तो स्टैंडिंग वेव में भी ऐसे ही होता है कि एक पॉइंट ऐसा होता है मीडियम में जो मूव नहीं करता, और उस जैसे और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो एक सीक्वेंस में, पीरियोडिक सीक्वेंस में होते हैं। तो जब वो पॉइंट मूव ही नहीं करेगा तो एनर्जी आगे कैसे जाएगी? नहीं जा सकती ना। तो अगर मैंने ये पेन पीछे तक पहुंचाना है लेकिन ये मूव ही नहीं कर रहा, तो कैसे जाएगा? पीछे नहीं जा सकता, राइट? लेकिन अगर प्रोग्रेसिव वेव होती, प्रोग्रेसिव, ये सारी प्रोग्रेसिव होती, फिर मैं इसको देता, ये उसको पकड़ाता, वो उसको पकड़ाता, वो उसको, फिर वो उसको, और वो वहां तक एनर्जी पहुंच जाती। तो प्रोग्रेसिव वेव में एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज ऑसिलेटिंग। जब स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता, सम पॉइंट्स आर देयर विच आर नॉट ऑसिलेटिंग, नॉट वाइब्रेटिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव मीट करती है, क्रॉस करती है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, राइट? ओके, अभी इसको डिटेल से और पढ़ना है, ये तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं बीच में बता रहा हूं। ओके, सो स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज सेम एज स्पीड ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव विच आर मेकिंग इट। सिंपल इज दैट। देखो, एक रोप के अंदर वेव गई इंसिडेंट, एक रोप के अंदर रिफ्लेक्टेड वापस आई, उन वेव्स की भी तो स्पीड है ना। तो जो रोप के अंदर वेव की स्पीड होगी प्रोग्रेसिव वेव की, वही स्टेशनरी वेव की भी स्पीड होएगी। ओके, नंबर 2, स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या है? द स्पीड एट विच द एनर्जी इज कन्वर्टेड बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी थ्रू द मीडियम विच इज सेम एज द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव दैट फॉर्म्स इट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, अगर मैं लेट से यहां पे, ये मेरे पास 2 सपोर्ट्स हैं, इसके बीच में ना मैं एक रोप यहां पे टाई अप कर देता हूं, ऐसे, ये एक रोप है, इसको मैं मिडल से ना यहां से इस रोप को ऐसे प्लग करता हूं ऊपर, प्लग्ड, जिस तरह गिटार स्ट्रिंग है, उसको आपने गिटार स्ट्रिंग को प्लग किया है, तो क्या होगा कि ये जो यहां से जो रोप है ना, ये इस तरह हो जाएगी, ऐसे, ये हो जाएगी, ऐसे ही है ना। ये नीचे से रोप हो गई खत्म, क्योंकि आपने उसको प्लग किया है, और ये ऊपर चली गई। जब ये ऊपर गई तो बेटा अब देखो क्या होगा, गौर से देखना है क्या होगा। इस पॉइंट पे आपने इसको एनर्जी दी हुई है, यू हैव, क्योंकि आपने उसको प्लग किया, यू आर द सोर्स, आपने उसको एनर्जी दी है। अब ये एनर्जी इस पूरी मीडियम के अंदर, रोप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होएगी, लेफ्ट और राइट, क्योंकि रोप, जहां जहां रोप है एनर्जी ने हर जगह जाना है। जिस तरह अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं तो आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि साउंड हर जगह जा रही है, जहां आप नहीं बैठे हुए वहां भी जा रही है, इस कॉर्नर में आप नहीं हो वहां भी जा रही है, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। एनर्जी ने तो हर तरफ जाना है, पूरे मीडियम के अंदर उसने जाना है, राइट? तो बेटा ये जो रोप की अंदर एनर्जी है, ये दोनों तरफ जाएगी, और जब ये यहां पे आएगी तो यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। बेटा प्लीज फोकस हियर यार, यहां पे वेव रिफ्लेक्ट होएगी, रिफ्लेक्शन। इधर फोन मुझे इधर दे दो, फोन इधर ले आओ। किसका फोन है? इधर दे दो, मंडे को ले लेना। मुझे पता ही नहीं मेरे से। बेटा आपका फोन है ना, तो आपको नहीं पता मेरे तक पहुंच के है? बस बेटा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना, आपने अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखना है। कोई दूसरा, कोई बॉडीगार्ड तो साथ नहीं लाओगे जो ख्याल रखेगा चीज़ों का। अच्छा देखो बेटा, यहां से ये रिफ्लेक्शन होएगी, और रिफ्लेक्शन होएगी फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। देखो रिफ्लेक्शन,
अगर आप मिरर के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखो तो आपको क्या नजर आता है, इमेज कैसा नजर आता है, इमेज का क्या फीचर है, वो लेवल्स में आपने पढ़ा था। मिरर इमेज क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड में एंगल कितना बनता है, अगर लेट से मैं मिरर के सामने खड़ा हूं ये, ठीक है, तो अब ये मेरा जो राइट हैंड है उधर मुझे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा, ऐसे ही है ना, लेफ्ट पे नजर आ रहा होगा, तो इसमें एंगल कितना कन्वर्ट हुआ है, एंगल शिफ्ट कितना हुआ है, 180 डिग्री। तो मिरर के अंदर एंगल शिफ्ट कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही होती है। सेम इसी तरह जब स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, तो जब ये रोप की वेव आके इस हार्ड सरफेस को, वॉल को या पोल या जो भी चीज़ है इसको हिट करेगी, तो वहां से रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। इसलिए ये यहां से नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर क्रेस्ट बन रहा है, नीचे ट्रफ बन रहा है, तो क्रेस्ट और ट्रफ में फेस डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह ये यहां पे आएगा तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होएगी, यहां रिफ्लेक्शन होएगी और फेस डिफरेंस कितना होएगा, 180 डिग्री। जब रिफ्लेक्शन होएगी तो ये वेव यहां आ जाएगी इस जगह, तो आपको ये लगेगा कि वो रोप तो एक ही थी, लेकिन ये ऊपर नीचे बहुत हाई स्पीड पे मूव हो रही होगी, और आपको ये लगेगा कि यार ये एक लूप बन गया, ये 2 रोप्स हैं, आपको लगेगा ये 2 रोप्स हैं, इस तरह करके आपको लगेगी रोप। हालांकि रोप एक ही थी, लेकिन आपको 2 रोप्स नजर आ रही होंगी। आप मुझे बताओ 2 रोप्स क्यों नजर आ रही हैं, क्या वजह है, क्योंकि वो मूव हो रही है, बहुत हाई स्पीड पे रोप ऊपर नीचे मूव हो रही है, और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे रुकती है आपको नजर आ जाती है, फिर वेरी हाई स्पीड पे नीचे जाती है, नीचे रुकती है। रुकती क्यों है, क्योंकि उसने रुक के ही ऊपर वापस जाना है ना, राइट। तो जो ही वो रोप्स रुकती है अपनी जगह पे, हमें वो नजर आ जाती है। मूव होते हुए हमें नजर नहीं आती क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और हमारी आई की लिमिटेशन है, लेकिन जो ही वो रुकती है हमें नजर आ जाती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे रुकती है, बॉटम पे रुकती है, हाईएस्ट पे रुकती है, बॉटम पे रुकती है, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको एक लूप नजर आएगा। आपको नजर आएगा यार ये 2 रोप्स हैं, हालांकि वो एक रोप है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव कहते हैं, राइट। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो फिक्स स्टैंड होता है वहां पे क्या होता है, नोड होता है, और ये भी फिक्स स्टैंड है। फिक्स स्टैंड पे क्या होता है, नोड, और 2 नोड्स के बीच में ये वाला पॉइंट जो है, यहां पे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है ना, तो जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को हम एंटी नोड पॉइंट कहते हैं, राइट। तो दिस इज अ स्टैंडिंग वेव एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, रिफ्लेक्शन, 180 डिग्री फेस डिफरेंस, एंड देन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव। अच्छा, इसमें इंसिडेंट कौन सी है, विच वेव इज इंसिडेंट आउट ऑफ दीज 2, टॉप वाली। टॉप वाली क्या है, इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड कौन सी है, बॉटम वाली, राइट। तो व्हेन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स इंटरैक्ट्स विद ईच अदर, देन दे फॉर्म पॉइंट्स ऑफ minimum amplitude and points of maximum amplitude, nodes and antinodes. So that's how a standing wave is formed. अच्छा, अब एक और बात देखो, स्टैंडिंग वेव के अंदर एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब देखो बेटा, यही रोप जो है ये यहां से नीचे मूव कर रही है, मतलब ये रोप यहां से डॉटेड बना रहा हूं मैं, डॉटेड का मतलब है ऊपर से रोप नीचे आ रही है, राइट। और ये आपका मीन पोजीशन पे वो रोप पहुंच गई, और फिर यहां से रोप नीचे जा रही है। ये मैं डॉटेड इसलिए बना रहा हूं, ये पूरी रोप बना रहा हूं लेकिन डॉटेड, ताकि आपको अलग से पता लग सके कि भाई ये वो इंस्टेंट है जब वो रोप नीचे मूव कर रही है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो एंटी नोड, ये जो पार्टिकल है या जो रोप है, इसकी मैक्सिमम स्पीड किस पॉइंट पर होगी, जब ये ऊपर से नीचे मूव कर रही है तो मैक्सिमम स्पीड किस पॉइंट पर है, मीन पर। मीन पर हमने ऑसिलेशन में भी पढ़ा था कि एवरी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज हैविंग मैक्सिमम स्पीड एट इट्स मीन पोजीशन। तो इसका मतलब है बेटा यहां मीन पर इसकी स्पीड मैक्स है, ऐसे ही है ना। तो हम कहेंगे कि जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, वहां पर इसकी स्पीड मैक्स है। अच्छा, अगर स्पीड मैक्स है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्स होएगी। दूसरा मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होएगी, पोटेंशियल एक्सट्रीम पोजीशन। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। पहले रोप मीन पर थी तो उसकी सबसे ज्यादा चेंज इन पोजीशन कहां हुई है, एक्सट्रीम पर। तो इसका मतलब यह है कि जब रोप टॉप पर पहुंची हुई है या बॉटम पर पहुंची हुई है, उस टाइम उसकी पोजीशन एक्सट्रीम है।
तो दैट्स वाई उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होएगी, यानी कि हम कहेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्स है, एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अब ये देखो कि स्टेशनरी वेव में कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं। इस वेव में हाउ मेनी एनर्जीज आर देयर? 2, काइनेटिक, पोटेंशियल। All the standing waves have just 2 type of energies with them, kinetic and potential, बस there is no third type of energy। तो स्पीड को हम फिर इस सेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये ऊपर स्पीड को डिफाइन करना हो, ये द स्पीड एट विच एनर्जी इज कन्वर्टेड between kinetic and potential through the medium which is same as the speed of the progressive waves that form it। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द स्पीड एट विच काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर। उसको हम स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव कहते हैं, विच इज सेम एज स्पीड ऑफ 2 प्रोग्रेसिव वेव which are making it। बेसिकली स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? 2 प्रोग्रेसिव वेव्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो स्टैंडिंग वेव बनती है। तो जो उन प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड होएगी वही स्टैंडिंग वेव की भी स्पीड होएगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग। अच्छा, which is what? वेव फॉर्म। ओके, सो लेट्स मेक द वेव फॉर्म। हमने एक ये बना ली है वेव फॉर्म, लेकिन मैं दोबारा इसकी वेव फॉर्म एक और बना देता हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, वेव फॉर्म ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स। अच्छा बेटा, ये लेट्स से वाटर है, लेट्स से स्ट्रिंग है और ये अपनी रेस्ट पोजीशन पर है। अब आप इसको ऑसिलेट करवा रहे हो और इसके अंदर एक वेव जो है वो बन रही है और वो वेव इस तरह बन रही है, इट इज़ लाइक दिस। अब ये जो वेव है, और लेट्स से हम कहते हैं कि ये वेव इस तरफ जा रही है, गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ से क्या होगा कि यही वेव वापस रिफ्लेक्ट बैक होएगी। फॉर इंस्टेंट कि यहाँ पे कोई चीज़ है, जिस तरह मैंने ऊपर रोप वाला बनाया है, तो ये रोप ही समझ लो और वो वॉल के साथ रोप यहाँ पे टाई अप है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होएगी। जब रिफ्लेक्ट बैक होएगी तो इसका एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अभी ट्रफ जा रहा है तो वापस क्या आएगा? क्रेस्ट वापस आएगा। तो ये इस तरह रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ से वापस जाएगी और ये इसके साथ ऐसे इंटरैक्ट करेगी लाइक दिस। और हम ये कहेंगे कि लेट्स से यहाँ पे भी हमने एक फिक्स्ड एंड के साथ रोप को बांधा हुआ है। तो ये जो चीज़ बनी है ना, इसको हम कहते हैं वेव फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो वेव फॉर्म किस फॉर्म में होती है? लूप्स की फॉर्म में होती है, लूप्स। और बेटा जो एक लूप होता है उसमें 2 नोड्स होते हैं और 1 एंटी नोड होता है। जिस तरह ये ऊपर मैंने बनाया है ना, एक लूप बनाया, दिस इज 1 लूप। तो 1 लूप के अंदर this is node and this is node, so 2 nodes are there and 1 anti-node is there. Okay, so this is the waveform. Now number 5 is parts of this wave, so we have to label the parts. You know, one is node and one is anti-node. I'm doing it again ताकि आपको ये सही तरह समझ आ जाए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स में यही चीज़ें हैं सारी। Okay, so now nodes क्या होंगे भाई? What are nodes? Nodes कौन से पॉइंट्स होते हैं? जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और ये कहाँ पे होते हैं? मीन लाइन पे होते हैं, राइट। और दूसरा कहाँ पे होते हैं? जहाँ से हमने उस रोप को फिक्स किया होता है या जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही होती है। देखो, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है वहाँ भी नोड बनेगा। रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है? वॉल से। तो जहाँ हमने उसको टाई अप किया हुआ है रोप को, या जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, वहाँ हमेशा हमेशा क्या बनेगा? नोड बनेगा। ओके, उसके बाद एंटी नोड्स, ये बीच वाले पॉइंट्स होंगे। 2 नोड्स के बीच में जो है वो एंटी नोड होएगा। ओके, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज वेवलेंथ कैलकुलेशन। अब इसकी हम वेवलेंथ जरा कैलकुलेट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। बेटा, एक सिंपल जो ट्रांसफर वेव होती है, अगर मैं एक सिंपल ट्रांसफर वेव बनाऊं, इधर डिस्टेंस है और मैं आपको कहूं कि यार मुझे ज़रा इसकी वेवलेंथ बता दो आप लोग,
ये यूं है। तो वेवलेंथ क्या होती है? ट्रांसफर वेव में वेवलेंथ क्या है? व्हाट इज वेवलेंथ? हाउ वी कैन एक्सप्रेस वेवलेंथ? हाँ जी, जल्दी बताओ बेटा। The distance between two in phase points, the distance between two in phase closest points, the distance between two in phase adjacent points. In phase क्या होते हैं? सेम पॉइंट, एक जैसे पॉइंट, जैसे कि क्रेस्ट, जैसा कि ट्रव। तो नॉर्मल हम ये कहते हैं कि जी डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट आर टू ट्रव्स, तो ये एक ऑर्डिनरी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन वेवलेंथ की क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट इन फेज पॉइंट्स। एडजेसेंट का मतलब इसलिए कहा है कि क्लोजेस्ट भी वो होने चाहिए और एक जैसे भी होने चाहिए। जिस तरह ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट है, क्योंकि और भी तो क्रेस्ट आगे हो सकते हैं ना, लेकिन हमने क्लोजेस्ट जो क्रेस्ट है, नेबरिंग क्रेस्ट, उनके बीच में डिस्टेंस देखना होता है। तो ये जो है ये वेवलेंथ होता है। इसी तरह ये जो ट्रव्स के बीच में डिस्टेंस होता है ये वेवलेंथ होता है, ये तो आपको पता है। इसी तरह अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो ये कंप्रेशन है, फिर एक्सपेंशन है, और फिर आगे कंप्रेशन है, फिर एक्सपेंशन है। दिस इज कंप्रेशन, दिस इज एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेवलेंथ क्या होती है बेटा? कंप्रेशन के मिड से अगले कंप्रेशन के मिड तक, या एक एक्सपेंशन के मिड से अगले एक्सपेंशन के मिड तक, ऐसे ही है ना, ये वेवलेंथ है। व्हाट अबाउट स्टैंडिंग वेव नाउ? अब हमने स्टैंडिंग वेव का भी यही बताना है कि भाई इसकी वेवलेंथ कितनी है, जरा ये बताओ, राइट? अब इसकी वेवलेंथ कैसे है? लेट मी टेल यू दिस। हाँ जी, क्या बताओ? 190 नोट से दूसरे तक। नहीं, देखो अब गौर से देखो, ये जो ब्लैक वाली वेव है जरा इसको देखना। ये ब्लैक वाली वेव का मैंने कौन सा हिस्सा बनाया है? क्रेस्ट, गुड। और ये आगे कौन सा बना रहा हूं? ट्रव। तो यहां तक एक प्रोग्रेसिव वेव पूरी हो गई ना, तो यहीं तक स्टैंडिंग वेव की भी वेवलेंथ है। आसान तरीका उसको देखने का, स्टैंडिंग वेव के अंदर भी आप क्रेस्ट और ट्रव देख लो, जहां एक क्रेस्ट और एक ट्रव पूरा हो गया वो आपकी वेवलेंथ है, राइट? तो इसमें अब क्या बन रहा है? इसमें कितने लूप्स बन रहे हैं? 2 लूप्स। इसका मतलब ये है कि स्टैंडिंग वेव के जो 2 लूप्स की लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है? वेवलेंथ के इक्वल होती है। और हम क्या कह सकते हैं? ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। तो 3 नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ। देखो अब इसके मल्टीपल वेज हैं, एक तरीका नहीं, आपको मैं तीसरा या चौथा तरीका ये बता रहा हूं, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसी तरह एंटी नोड्स के हिसाब से बताओ, अगर एंटी नोड के हिसाब से हम देखें तो देखो मैं इसको ड्रॉ करता हूं, यहां से क्रेस्ट से स्टार्ट करता हूं, ये क्रेस्ट से ये ट्रव आया और ट्रव से ये फिर अगला क्रेस्ट आ गया। तो वैसे हम कहते हैं ना एक क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट तक वेवलेंथ होती है, तो यहां पे मैंने यही किया है, ऐसे ही किया ना। अब देखो इसमें एंटी नोड्स कितने आ रहे हैं? हाउ मेनी एंटी नोड्स आर देयर? 1 2 3। इसका क्या मतलब है कि 3 एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ होती है। 3 नोड्स के बीच में वेवलेंथ होती है, 3 एंटी नोड के बीच में वेवलेंथ होती है, या फिर 2 लूप्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? वेवलेंथ के इक्वल होती है। सो दीज आर द 3 वेज टू टेल अबाउट द वेवलेंथ। सो वेवलेंथ जो है लैम्डा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 3 नोड्स और 3 एंटी नोड्स और लेंथ ऑफ 2 लूप्स। सो 3 नोड्स के बीच में डिस्टेंस, 3 एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस, या लेंथ ऑफ 2 लूप्स, इसको हम क्या कहेंगे? वेव लेंथ कहेंगे, लैम्डा। उसके बाद लैम्डा बाय 2 क्या होगा? अब ये बताओ मुझे, लैम्डा बाय 2 क्या होगा? हाफ। तो आप क्या कहोगे? 1 लूप कहोगे ना, या 2 नोड्स के बीच में डिस्टेंस या 2 एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? हाफ वेव होगा। आप यहां से देख लो, यहां से देखो, हाफ वेव जो है वो 2 नोड्स के बीच में बन रही है, या 2 एंटी नोड्स के बीच में, या जो एक लूप है वो हाफ वेवलेंथ के इक्वल है। नेक्स्ट थिंग, क्वार्टर वेवलेंथ, लैम्डा बाय 4 क्या होती है? हाँ जी, लैम्डा बाय 4 क्या होगा? एक नोड से एंटी नोड तक, या फिर हाफ लूप लेंथ
जो है इसको हम क्या कहते हैं, wavelength, quarter of the wavelength, right? Let's just do an example, क्योंकि you seem a bit uncomfortable with this idea, so let me write an example for you. Okay beta, so I have made a standing wave and the length of this standing wave is 10 centimeters. How much? 10 centimeters. The frequency of the source that is producing this wave, let's say is 100 hertz. अब आपने बेटा क्या करना है, फाइंड नंबर 1 वेवलेंथ, इस स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ बताओ कितनी है, और नंबर 2 उसकी स्पीड बताओ। चलो कैलकुलेट करो, शाबाश। चलो बेटा जल्दी करो, शाबाश, हरी आप। जी जी चलो बेटा शाबाश, सॉल्व करो इसे। 1 2 3 4 5 लूप्स आर देयर, टोटल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। आपने वेवलेंथ निकालनी है कि इसकी वेवलेंथ कितनी होएगी। इजी मेथड, कोई रेशो लगा लो, फार्मूला मत सोचो कि इसका फार्मूला क्या है, रेशो लगाओ, जर्नल रेशो। 3 नोड्स के बीच में लैम्डा होता है, अब तो रेशो लगा ही सकते हो। 3 नोड्स के बीच में मैंने बताया लैम्डा होता है, तो देख लो कितने नोड्स के बीच में, ये 10 सेंटीमीटर में कितने नोड्स बन रहे हैं, उससे रेशो लगा लो एंड यू विल गेट द आंसर। ये देखो ना, यहाँ तक लैम्डा है, राइट। एक और आसान तरीका भी है, आप लूप्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 लूप्स की लेंथ कितनी है, तो एक लूप की कितनी होगी, 2। तो एक वेव के अंदर कितने लूप्स होते हैं, तो फिर 4 सेंटीमीटर, दैट्स इट। मतलब सिंपल, ये एनालिटिकल है ना, ये कोई फार्मूला फिजिक्स में से हमने नहीं निकाला, सिंपल एनालिटिकल देखा है कि यार 5 लूप्स हैं, 10 सेंटीमीटर है, एक लूप जो है वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, तो बस एक लूप 2 सेंटीमीटर है, तो 2 लूप्स जो हैं वो 4 सेंटीमीटर होंगे, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 4 सेंटीमीटर। स्पीड 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे AQA वाले, LRN वाले नहीं, AQA वाले, 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपने इसको 2 सिगफिग में लिखना है, तो आप 4.0 इंटू 10 पावर 2 लिखोगे, क्योंकि 400 लिखा उसे नंबर नहीं देना जो अभी हुआ है, उन्हें कहना है 400 में 1 सिगफिग लिखा हुआ है इसने, राइट। तो आपने 1 सिगफिग में कभी भी आंसर नहीं देना, आपने 2 सिगफिग में देना है, इसलिए उसको मैं 4.0 जब किया तो ये 2 सिगफिग बन गया, तो 4.0 इंटू 10 पावर 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में देखो, Q ये वाला पॉइंट है, मीटर्स में डिस्टेंस बताना है, तो सिंपल बंदा काउंट भी कर सकता है कि कितना है। ईच लूप कितने, 2 सेंटीमीटर, तो 2 4 5, क्योंकि Q ये वाला पॉइंट है ना, Q एंटी नोड वाला पॉइंट है, तो देखो आप यहाँ से देखोगे कि यार ये वाला जो है ये 2, ये हो गया 2 और 2 4, और 4 और ये 1 ये वाला हो गया, तो ये 5, तो इसका मतलब है कि योर आंसर इज 5
सेंटीमीटर। हाँ बेटा लेमडा ऐसे फाइंड किया है कि ये टोटल लूप्स काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो 10 सेंटीमीटर में 5 हैं, तो एक लूप की लेंथ क्या होएगी, एक की क्या होएगी, अगर 5 की 10 है तो एक की क्या होएगी, 2 होएगी ना यार, 2 4, हाँ 40 नहीं 4.0 है, 4.0 है। इज दिस थिंग क्लियर भाई? कोई देखो कोई माइनर सी डिटेल भी नहीं पता तो यू कैन आस्क मी, बहुत सिंपल है ये, समटाइम सिंपल चीज भी नहीं समझ आती, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, आस्किंग क्वेश्चंस इज नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है, अगर चीज पूछनी है तो आप डिस्कस करो। इब्राहिम समझ आ गई ये बात की, आर यू श्योर? आप बताओ अब्दुल्ला, अच्छा चलो ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ एंड लेट्स मूव टू a point where we have to compare comparison between standing wave and progressive wave। अच्छा बेटा, स्टैंडिंग और प्रोग्रेसिव को हमने कंपेयर करना है, राइट? तो लेट्स मेक अ कंपैरिजन बिटवीन दैम। ओह इस फाइल पे था, अच्छा चलो खैर है। अच्छा जी, ये कंपैरिजन है बेटा, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडिंग एंड प्रोग्रेसिव वेव। तो ये सब पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी एंड मोमेंटम, मतलब इनका हम एनर्जी एंड मोमेंटम को कंपेयर करेंगे, एनर्जी को कंपेयर करेंगे। सिंपल चीज़, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इन द प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द मीडियम, राइट? So, in the stationary wave, there is no net transfer from one point to another. Like there is no transfer of energy. Net energy एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्या वजह है? स्टैंडिंग वेव में क्या ऐसी वजह है कि एनर्जी आगे नहीं जा सकती? नोड्स, क्योंकि नोड्स आर द स्टैटिक पॉइंट, वो मूव ही नहीं कर रहे। जब वो मूव नहीं कर रहे तो एनर्जी को आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है यार। एक सिंपल एग्जांपल, आपका फुटबॉल या टेनिस बॉल पानी के अंदर गिर गया, अब वाटर इज स्टिल, ठीक है, आप क्या करते हो, आप उस पानी को हिलाते हो एक साइड से। जब पानी को आप हिलाते हो थोड़ी देर बाद देखते हो वो फुटबॉल या बॉल भी हिलना शुरू हो जाती है। तो आपकी एनर्जी उस बॉल तक कैसे पहुंची है? थ्रू वाटर वेव्स। तो वाटर वेव्स ने आपकी एनर्जी आगे पहुंचा दी ना, तो इसलिए उस वाटर वेव्स को हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अब मेरी साउंड है, ये भी प्रोग्रेसिव वेव है क्योंकि एनर्जी आगे तक लेके जा रही है। बट स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, सो नो नेट ट्रांसफर। और प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है? बोथ मूव विद द स्पीड। क्या मतलब एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही होती है और मोमेंटम भी होता है, दैट्स व्हाई लिखा हुआ है बोथ मूव विद द स्पीड ऑफ द वेव। ओके, सो हम इसमें कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हैपेंस, एनर्जी ट्रांसफर हैपेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड जो है स्टेशनरी वेव में वेरीज फ्रॉम 0 एट नोड्स टू मैक्सिमम एट एंटी नोड्स। मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं, बेटा फोन रख दो यार, जितने भी पार्टिकल्स हैं स्टैंडिंग वेव में, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता है। लेट्स से अगर मैं ये एक 1 लूप स्टैंडिंग वेव बना रहा हूं, सिंगल लूप स्टैंडिंग वेव। अच्छा, इसमें आप देखो जरा गौर से देखना क्या हो रहा है। मीडियम के पार्टिकल्स किधर किधर हैं? यहाँ एक पार्टिकल, ये पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, पार्टिकल 5, पार्टिकल 6 एंड पार्टिकल 7, राइट? तो ये लेट्स से 7 पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स की बात जो मैं कर रहा हूं, ये कौन से पार्टिकल्स हैं? ओके, एक सेकंड, मैं आपको पार्टिकल्स का भी बता दूं। ये देखो, ये एक रोप है, ठीक है, ये एक रोप है। इस रोप को यहां से हमने फिक्स किया हुआ है राइट एंड से, लेफ्ट एंड पे हमने उसको मूव कराना है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये सोर्स मूव कर रहा है ना, सोर्स मूव कर रहा है तो ये इसके अंदर जो है वो वेव जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। आप देखो, अब गौर से आप सिर्फ पार्टिकल्स को देखो, इस एक ग्रीन वाले पार्टिकल को देखो, एक को सिर्फ फोकस करो, ये किधर जा रहा है? क्या ये आगे जा रहा है?
वापस पीछे जा रहा है। हाँ क्यों असद? ये ग्रीन वाला देखो, ये ग्रीन, मैं ग्रीन वाले पे रखता हूं, ये ग्रीन, तो ग्रीन वाला कैसे मूव कर रहा है? ऊपर नीचे मूव कर रहा है। कोई भी पार्टिकल आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पे रह के ऊपर नीचे मूव करते हैं। वो ऊपर नीचे क्यों मूव करते हैं? क्योंकि भाई सोर्स ऊपर नीचे मूव कर रहा है। जैसा सोर्स मूव होगा पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी वैसे ही मूव होंगे। अब आपको क्या लग रहा है इस वेव, इसके अंदर कौन सी वेव है? ये वेव कौन सी है? ट्रांसफर वेव है। गुड, ये प्रोग्रेसिव वेव है। ट्रांसफर वेव क्यों है? क्योंकि इसमें क्रेस्ट और ट्रव बन रहे हैं। लेकिन देखो ये अभी ये पार्टिकल को देखो, कभी ये क्रेस्ट पे जाता है, कभी ट्रव पे आता है, कभी मीन पे जाता है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। आप एक ग्रीन पार्टिकल को देखो, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट फिक्स है या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। और किन वैल्यूज के बीच में चेंज हो रहा है? मैक्सिमम और जीरो के बीच में। मतलब ये मैक्सिमम अपने पीक पे भी पहुंचता है। लेट्स से मैं इसको अगर यहां रोकूं तो लेट्स से यहां पे अगर मैं कहूं चलो थोड़ा सा ये पहले रह गया, लेकिन चलो इमेजिन करो कि ये अपने पीक पे है, तो ट्रांसफर या प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब उनका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम। और हर पार्टिकल जो है वो एम्पलीट्यूड पे पहुंचता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंचता है। मतलब इस ट्रांसफर वेव के अंदर एवरी पार्टिकल इज हैविंग द राइट टू रीच टू इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, राइट। और ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। बट दिस नेवर हैपेंड इन स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में सीन बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें फिक्स पोजीशंस हैं कि भाई जो एंटी नोड पे है बस वो एंटी नोड पे ही रहेगा और वही हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा, और जो नोड वाला है वो हमेशा नोड पे रहेगा, वो कभी भी अपनी जगह से वो नहीं हिल सकता। और इसी तरह जो बाकी पार्टिकल्स हैं उनकी भी फिक्स पोजीशन है, उनका फिक्स डिस्प्लेसमेंट है, दे आर नेवर एबल टू रीच द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है, राइट। तो क्या समझ आई आपको? प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होता है? कॉन्टिन्यूस चेंज होता है। और किन दो वैल्यूज के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? जीरो और मैक्सिमम। और एवरी पार्टिकल रीचेज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन प्रोग्रेसिव वेव। बट स्टैंडिंग वेव इज अ बिट रिजिड थिंग। स्टैंडिंग वेव ये है कि जिस तरह वो स्टैंडिंग वेव समझ लो, जिस तरह कंट्रीज में किंगडम सिस्टम होता है कि एक किंग है, बस उसी ने किंग रहना है, उसी की फैमिली से नेक्स्ट किंग आएंगे, कोई अवाम में से कोई और बंदा नहीं बन सकता किंग, राइट। तो स्टेशनरी वेव इज लाइक दैट। लेकिन जो प्रोग्रेसिव वेव है वो क्या है? वो डेमोक्रेटिक है। लेट्स से वहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी मशहूर बंदा आ गया, उसको वोट मिल गए, ठीक है जी, वो प्रेसिडेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो एवरी पर्सन is having the chance to become the prime minister or president, right? वो किस में है? प्रोग्रेसिव वेव में। लेकिन स्टैंडिंग वेव में क्या है? किंगडम सिस्टम है कि भाई किंग बस एंटी नोड पे बैठा हुआ है, वो कह रहा है कोई और बंदा इस जगह पे नहीं आ सकता, बस ये मेरी पोजीशन है, इसको मैंने नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में। सो देखो नंबर 4 जो है इसका एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक है। एम्पलीट्यूड तो असल में ये होता है ना, लेकिन इसकी पूरी पोजीशन मैंने बनाई है। नंबर 3 का ये वाला है, नंबर 2 का ये वाला है, और नंबर 1 का एम्पलीट्यूड कितना है? 0। तो इसका मतलब है स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होते हैं, राइट। एवरी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो है, एवरी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दूसरे से डिफरेंट होता है। और एंटी नोड पे सिर्फ एक पार्टिकल होता है जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी और का नहीं हो सकता। ओके, सो लेट्स लुक एट दैट। एम्पलीट्यूड क्या लिखा हुआ है? वेरीज फ्रॉम 0 एट नोड टू मैक्सिमम एट एंटी नोड। और इधर क्या है? प्रोग्रेसिव वेव इज द सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स विद इन अ वेव। मतलब प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है वो सब पार्टिकल्स के लिए सेम होता है, बिकॉज एवरी पार्टिकल रीचेज द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द वेव। डज दिस मेक सेंस? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग, नंबर 3, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ऑल द पार्टिकल्स ऑसिलेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट दोज एट नोड्स। मतलब ये कि इसके अंदर ये जो स्टैंडिंग वेव है इसके अंदर जो नोड्स वाले हैं ये मूव नहीं करते, इनकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, दे हैव 0 फ्रीक्वेंसी।
लेकिन इसके बाद जितने पार्टिकल्स हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, दे जस्ट कीप ऑसिलेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी, राइट? तो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट फॉर नोड्स। अच्छा, उसके बाद यही चीज प्रोग्रेसिव वेव में क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेव में एक्सेप्ट दोज एट नोड नहीं है, ऑल द पार्टिकल ऑसिलेट एट सेम फ्रीक्वेंसी, ऑल द पार्टिकल्स, उसमें कोई नोड तो है ही नहीं ना, तो इसलिए हर एक की फ्रीक्वेंसी सेम है। नंबर 4, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स, ट्वाइस द डिस्टेंस, ट्वाइस मतलब जो एडजेसेंट नोड्स के बीच में डिस्टेंस है उसका जो ट्वाइस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। जबकि प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है? दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स एट सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या है? क्रेस्ट, कि एक क्रेस्ट और दूसरा क्रेस्ट ये सेम फेज में होते हैं, तो क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा होता है। जबकि स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? स्टैंडिंग वेव में क्या लिखा हुआ है? वेवलेंथ क्या होती है? ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। ओके, लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। फेज डिफरेंस, अब फेज डिफरेंस क्या होता है? यहां पे बेटा मैं दोनों वेव्स बना देता हूं ताकि हम जरा इसको इजीली जो है वो कर सकें। ये मैंने बना दी प्रोग्रेसिव वेव, ये है प्रोग्रेसिव वेव, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वाली जो है ये है स्टैंडिंग वेव। ओके, अब देखो जरा इसमें बेटा ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, लेट मी जस्ट रीड्रॉ ऑल द पार्टिकल्स। अच्छा जी, ये सब पार्टिकल्स हैं 3, 4, 5, 6। इसी तरह बेटा यहां भी पार्टिकल्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, ये मैं नंबर्स क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि एक वेव खुद तो कुछ भी नहीं होती ना, वो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं जो ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो नंबर्ड पार्टिकल्स हैं, दीज आर एक्चुअली मेकिंग द वेव बाय मूविंग इन रिस्पेक्ट टू विद ईच अदर। एक सीक्वेंस में कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं, जिससे वो वेव बन जाती है। अब देखो बेटा, स्टैंडिंग वेव के अंदर जितने भी पार्टिकल्स दो नोड्स के बीच में होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और वो इन फेज होते हैं। हम कहते हैं ये इन फेज हैं। इन फेज का मतलब है आइडेंटिकल, दे हैव आइडेंटिकल मोशन, like the particles between two nodes are moving in same direction. So that's why we say these are identical, and all of them are going to reach the mean position simultaneously. This is very interesting thing. All these particles, like point number 2 yahan pahunchega, 3 yahan pahunchega, 4 will be here, 5th will be here, 6th will be here. All of them will reach the mean position simultaneously. अब आप सोचो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? देखो 4 तो दूर से आ रहा है, 3 थोड़ा नज़दीक से है, 2 तो और नज़दीक से आ रहा है। तो हाउ दिस इज़ पॉसिबल, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल कि ये सब सेम टाइम में मीन लाइन पे पहुंचे? अनाया बताओ कैसे पॉसिबल है? सिंपल, बहुत सिंपल आंसर है। कैसे पॉसिबल है कि जो बहुत दूर पार्टिकल है नंबर 4 पे और जो बहुत नज़दीक है नंबर 2 पे, वो सेम टाइम में मीन लाइन पे पहुंच रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल है? स्पीड, इन सब पार्टिकल्स की स्पीड क्या है? डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा स्पीड किस पार्टिकल की होनी चाहिए? 4 की। क्यों? क्योंकि वो सबसे दूर है, दैट्स वाई उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? तो पॉइंट नंबर 4 की स्पीड सबसे ज़्यादा है। सबसे कम स्पीड किसकी होगी? 2 और 6 की, या अगर हम 0, अगर कोई कह दे 1 और 7 तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि 1 और 7 की स्पीड 0 है, वो मूव ही नहीं कर रहे, तो सबसे कम तो वो है, राइट? एक्सेप्टेबल है। और ये भी एक्सेप्टेबल है कि आप 2 और 6 कह दो इन दैट कंट्रास्ट कि भाई इनका डिस्टेंस सबसे कम है, तो इस वजह से इनकी स्पीड भी जो है वो कम है। और इसका एक और बहुत सिंपल चीज़ देखो, अगर एक चीज़ को मैं ग्राउंड के नज़दीक से गिराऊंगा और या उसी चीज़ को बहुत दूर से गिराऊं, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा स्पीड से जाएगी? ऊपर वाली। मतलब ये यहाँ सेंस बनाने के लिए खाली आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़, जो पार्टिकल ज़्यादा दूर से आ रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होएगी, जो मीन लाइन के करीब से आ रहा है उसकी स्पीड कम होएगी। ओके, सो समिंग इट अप,
stand inside the standing wave in one loop between two nodes, all the particles are in phase, identical, they have identical motion, right? तो वो in phase हैं. So we say here between nodes all the particles are in the same phase, and any other two particles have phase difference equal to m pi, where m is the number of nodes between the particles. Okay, ये मैं आपको बताता हूँ अभी, फिलहाल इस पे hold on with that. Okay, what about the progressive wave? अब देखो प्रोग्रेसिव वेव में अगर मैं नेबरिंग पार्टिकल्स की बात करूं, एक क्रेस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो क्या ये सारे इन फेज हैं या नहीं? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस. एक क्रेस्ट के अंदर क्या सारे पार्टिकल्स इन फेज हैं या नहीं? नहीं है. क्यों नहीं है? ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दैट. देखो यहां पे ये है कि जो क्रेस्ट वाला है ना, क्रेस्ट वाला तो रेस्ट पर है. और अगर आपको याद हो तो मैंने ये जब वेव्स आपको पढ़ाया था तो एक पार्टिकल्स की डायरेक्शन आपको बताई थी कि क्रेस्ट और ट्रव के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरफ मूव करते हैं, किधर जाते हैं? अपवर्ड्स. और जो ट्रव और क्रेस्ट के बीच में होते हैं वो किधर आते हैं? डाउनवर्ड. ये बात कितने लोगों को याद है? याद है तो ठीक है, नहीं याद तो इट्स फाइन. ओके ठीक है. देखो ये क्रेस्ट है, ये ट्रव है, और वेव आपके जा रही है राइट साइड पे. तो जब वेव राइट साइड पे जा रही हो बेटा, तो क्रेस्ट और ट्रव के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं. ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग अप. और इसी तरह बेटा जो क्रेस्ट से पिछले पार्टिकल होंगे वो नीचे की तरफ जा रहे होंगे, नीचे की तरफ. इसी तरह अगर मैं यहां पे बनाऊं ये वाले, तो अगर लेट्स से ये ट्रव है और ये क्रेस्ट है, तो ट्रव और क्रेस्ट के बीच में जो होते हैं वो डाउनवर्ड जा रहे होते हैं. तो 8 भी डाउनवर्ड जा रहा होगा, 9 भी डाउनवर्ड जा रहा होगा. तो आप ये कहोगे कि एक क्रेस्ट के अंदर पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे, वो तो ऑपोजिट जा रहे हैं. क्रेस्ट के एक साइड वाले ऊपर जा रहे हैं, क्रेस्ट के दूसरे साइड वाले नीचे जा रहे हैं. तो हाउ दे कैन बी इन सेम सिचुएशन, इन सेम फेज? वो तो हो ही नहीं सकते. सेम फेज का मतलब ये होता है कि जब सब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो हम कहते हैं कि ये सेम फेज में है, जो इसमें हो रहा है. पॉइंट 2 भी नीचे जा रहा है, 3 भी नीचे जा रहा है, 4 भी नीचे जा रहा है, 5 भी नीचे जा रहा है, 6 भी नीचे जा रहा है, और ये साइमल्टेनियसली यहाँ पे पहुँच रहे हैं. तो इसलिए ये सब इन फेज हैं. बट इन ट्रांसफर वेव the adjacent or neighboring particles are not in phase, they are out of phase, right? लेकिन फिर इन फेज कौन से होंगे? ऐसे पार्टिकल जिनके बीच में डिस्टेंस लैम्डा होगा, यहां से यहां तक, ये लैम्डा. द पार्टिकल्स विच आर लैम्डा अपार्ट आर इन फेज, राइट? तो हम सम अप करके क्या कह सकते हैं? स्टैंडिंग वेव के अंदर बेटा प्लीज थोड़ा सा टाइम रह गया यार, थोड़ा सा टाइम रह गया, राइट? वी नीड 12 मोर मिनट्स. 11 बजे हम खत्म करते हैं. देखो स्टैंडिंग वेव के अंदर एक लूप के अंदर जो है वो जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक लूप के अंदर या बिटवीन टू नोड्स, ऑल आर इन फेज. जबकि अच्छा केमिस्ट्री की क्लास भी है आपकी? ओह अच्छा, राइट. बस सर आ गए. हाँ क्या बहुत ज़्यादा हो गया? ठीक है बेटा जाओ जाओ. ओके अल्लाह हाफिज़. नहीं बस बहुत हो गया बेटा, सही कह रहे हो आप.